वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 464 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर, वहीं से जहां से छोड़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 है। 25 जुलाई आज 2020 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, संसद में पुनर्स्थापित साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट है कि सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है जिसे कोई मंत्री या संसद सदस्य प्रस्तुत करता है। और दूसरा स्टेटमेंट है किसी विधेयक पर खंडशः विचार द्वितीय वाचन में होता है। देखिए, सरकारी विधेयक वह होता है जिसे केवल मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे कोई मंत्री प्रस्तुत करता है या संसद सदस्य नहीं। संसद सदस्य का मतलब हो गया गैर सरकारी सदस्य। तो केवल मंत्री ही सरकारी विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। और किसी विधेयक पर खंडशः विचार जो है वो दूसरे वाचन में होता है। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। अगर यहीं तृतीय वाचन होता तो दूसरा भी गलत हो जाता। केवल बी है इसका आंसर। तो कथन एक सही नहीं है, बी इसका आंसर हो जाएगा। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और जिस विधेयक को किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। और मंत्री से भिन्न किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। याद रखिएगा, मंत्री से भिन्न कोई सदस्य विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो सदन को इसकी अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। मंत्री से भिन्न सदस्य का क्या मतलब हो गया, गैर सरकारी सदस्य हो गया। और सूचना की विहित अवधि जो है वो 1 महीने की होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न याद रखिएगा। अब देखिए, विधेयक पर खंडशः विचार अथवा आम बहस जो है वो दूसरे वाचन में होती है, द्वितीय वाचन में होती है। विधेयक पर खंडवार चर्चा एवं मतदान होता है। और संसद संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं और संशोधन जो है वो स्वीकार हो जाते हैं। तो विधेयक जो है वो विधेयक का हिस्सा बन जाता है अगर संशोधन स्वीकार हो जाते हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है जिससे होकर संसद में कोई साधारण विधेयक गुजरकर पारित होता है। पुनर्स्थापना, सैद्धांतिक चर्चा, खंडशः विचार, प्रमाणीकरण और उसके बाद सहमति। देखिए, सहमति तो सबसे अंत में ही आएगी। अंत में ही है चारों विकल्पों में। शुरुआत करते हैं, प्रमाणीकरण से शुरुआत होना चाहिए या पुनर्स्थापना से होना चाहिए। देखिए, प्रमाणीकरण से तो होगा नहीं, एलिमिनेट करो दोनों का दोनों। पुनर्स्थापना से होगा। पुनर्स्थापना का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले प्रस्तुतिकरण होगा, उसके बाद होगी उस पर सैद्धांतिक चर्चा। एकदम से प्रमाण नहीं मिलेगा। सैद्धांतिक चर्चा के बाद खंडशः, उसके बाद विचार, विचार के बाद प्रमाणीकरण और उसके बाद आएगी सहमति। तो सबसे अच्छा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, पुनर्स्थापना यानी प्रस्तुतिकरण या फिर पेश करना विधेयक का प्रथम चरण होता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा। प्रथम चरण में विधेयक पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है और इसके बाद विधेयक आगे के चरणों से गुजरता है और अंत में पारित हो जाता है। वो आगे के चरण हैं ये। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संसद में साधारण विधेयक से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 है ऊपर। पहला स्टेटमेंट है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अधिकतम 6 माह तक रोक कर रख सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तीनों की तीनों लाइन। अंत की 2 तो कुछ ज़्यादा ही। कई बार बताया, देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति। और कौन से अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं, 108 के तहत बुलाते हैं। ये आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए नंबर के साथ कौन सा अनुच्छेद है। ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 108 में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की साधारण विधेयक के मामले में। और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। जब एक बार बैठक आ जाती है तो लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है, भारत का राष्ट्रपति नहीं। तो 2 और 3 को करो तो एलिमिनेट जरा। इसका आंसर केवल एक ही सही हो जाएगा, क्योंकि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अधिकतम 6 माह तक रोक कर रख सकता है। साधारण विधेयक के मामले में याद रखना, ऊपर बात हो रही है।
तो एक सदन द्वारा पारित कोई साधारण विधेयक जब दूसरे सदन में जाता है तो दूसरा सदन निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है। वो ये है कदम, पहला कदम है कि दूसरा सदन उस विधेयक को बिना संशोधन के पारित कर दे, या फिर विधेयक को संशोधन के साथ पारित कर दे, या फिर विधेयक को अस्वीकार कर दे, या फिर विधेयक को पड़ा रहने दे, कोई जो है कार्रवाई उस पर ना करे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन जो है अधिकतम 6 महीने तक रोक कर रख सकता है, 6 महीने तक। जब 6 महीने की अवधि हो जाएगी समाप्त, फिर क्या होगा, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, ना कि 110 के तहत, दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। और जब ये संयुक्त बैठक आ जाती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ना कि राष्ट्रपति। अब देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यसभा के सभापति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई साधारण विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। किंतु पुनः दोनों सदनों द्वारा विधेयक में संशोधन करके या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास एक बार फिर से भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति क्या करेगा इसमें, तो राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठा सकता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, दूसरी बार आया है, एक बार राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया है, और कौन सा विधेयक है, साधारण विधेयक है अनुच्छेद 111 के तहत। तो विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे, विधेयक को पुनर्विचार के लिए फिर से राष्ट्रपति लौटा देंगे, या फिर विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है, और ऐसी स्थिति में विधेयक जो है समाप्त हो जाएगा, और विधेयक पर अपनी अनुमति 14 दिनों के लिए रोक सकता है राष्ट्रपति। क्या करेगा इसमें, देखिए, ऐसी स्थिति में दूसरी बार आया, पहली बार तो पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, दूसरी बार विधेयक संसद के दोनों सदनों से घूम कर आया है, चाहे वो संशोधन के आए या बिना संशोधन के, राष्ट्रपति अब इस बार क्या है, विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं। साधारण विधेयक है तब भी बाध्य होते हैं क्योंकि दूसरी बार आ रहा है। तो देखिए, कोई साधारण विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर निम्नलिखित कदम उठा सकता है, विधेयक को अनुमति दे दे, ऐसी स्थिति में विधेयक अधिनियम बन जाएगा। विधेयक को अपनी अनुमति ना दे, ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाएगा और वह अधिनियम बन पाएगा। विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, पहली स्थिति है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, लेकिन यदि दोनों सदनों द्वारा संशोधित या बिना संशोधन के विधेयक को राष्ट्रपति के बाद फिर से भेजा जाता है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है, और यही चीज़ इस सवाल में पूछी गई है। पहली बार में तो ये सब कुछ कर सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अगर दूसरी बार में आएगा तो अनुमति उनको देनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन धन विधेयक के संदर्भ में गलत है, तो 3 करेक्ट होंगे, एक गलत होगा, देखते कौन सा गलत है। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, कई बार बताया। तो लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक होता है, बिल्कुल 14 दिनों तक ही रोक सकती है राज्यसभा इसको। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, गलत, केवल लोकसभा में किया जाता है। अंतिम निर्णय किसके पास, लोकसभा के पास है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ये करेक्ट है क्योंकि वो धन विधेयक है, साधारण विधेयक नहीं है, सी गलत है। तो संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान की प्रक्रिया का उपबंध किया गया है, और अनुच्छेद 109 के 1 में उपबंध किया गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित मतलब इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकेगा, अर्थात केवल धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा का अंतिम निर्णय है, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय भी लोकसभा का स्पीकर ही तो कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने दिनों के भीतर लौटाया जाना आवश्यक है, तो ये पता चल गया होगा आपको, 10 दिन नहीं है, 7 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, 14 दिन है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो अनुच्छेद 109 के 2 में उपबंध है कि लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के भीतर लौटाया जाना आवश्यक है, और अनुच्छेद 109 के 5 में उपबंध है कि धन विधेयक 14 दिनों की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया हुआ समझा जाएगा जिस रूप में लोकसभा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। धन विधेयक को जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो क्या होता है,
राष्ट्रपति उसे स्वीकृति दे देता है, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति रोक कर रख सकता है, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लोकसभा को लौटा सकता है, और ए और बी दोनों सही हैं। देखिए धन विधेयक की बात हो रही है तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए तो लौटाएंगे नहीं, राष्ट्रपति उसे स्वीकृति दे देंगे या फिर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति उस पर रोक कर रख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, तो डी हो जाएगा इसका 1 और 2। तो देखिए धन विधेयक को जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति या तो स्वीकृति उसको दे देता है या फिर उसको रोक कर रख सकता है, किंतु पुनर्विचार के लिए लोकसभा को नहीं लौटा सकता। ये साधारण विधेयक थोड़ी है। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विषय इसमें शामिल हैं? तो कौन कौन से विषय हैं जो हैं धन विधेयक से संबंधित? किसी कर का अधिरोपण, उसका उत्साधन, उसका परिहार, परिवर्तन या विनियमन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रतिभूति देने का विनियमन, भारत की संचित निधि से धन का विनियमन, जुर्माने या अर्थदंड संबंधी विषय। देखिए धन विधेयक के संबंध में पहला वाला करेक्ट है, किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रतिभूति देने का विनियमन, भारत की संचित निधि से धन का विनियमन, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित विषय इसमें शामिल नहीं किए जाते। तो 4th को करिए एलिमिनेट, जहाँ जहाँ 4 है वो नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है। इसको पढ़िएगा आप कम से कम 10 बार। चलिए पढ़ते हैं इसको। पहला विषय, किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रतिभूति देने का विनियमन, भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि की अभिरक्षा तथा ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना, धन की भारत की संचित निधि से धन का विनियोग और किसी खर्चे को मतलब किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे खर्चे की रकम को बढ़ाना, भारत की संचित निधि या लोक लेखा में किसी प्रकार की धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या इनमें खर्चे या संघ या राज्य के लेखाओं का परीक्षण आदि, जुर्माने या अर्थदंड संबंधी विषय इसमें शामिल नहीं किए जाते। इसमें किसमें? धन विधेयक में। तो इसको पढ़ लीजिएगा 3 से 4 बार कम से कम। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विषय इसमें शामिल हैं? देखिए एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। प्रिंटिंग मिस्टेक क्या हो गई है? क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, इसका प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 में छप गया है। अब हम इसको किस तरह से देखेंगे? इस प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 9 को हम इसको देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। या तो इस तरह से देख लीजिए इसको, या फिर इस तरह से देख लीजिए कि धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसमें। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट है धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है सभी धन विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है यदि धन विधेयक को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। धन विधेयक की बात हो रही है। ये अविश्वास प्रस्ताव है क्या ये? देखिए कुछ उसी तरह से, हाँ बिल्कुल। यदि धन विधेयक को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। जैसे विश्वास प्रस्ताव होता है ना, उसको स्वीकृत करना पड़ता है, ऐसे यहाँ पे भी इसको स्वीकृत करना पड़ता है। करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। सभी धन विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं, बिल्कुल। धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। करेक्ट है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। तो देखिए उपरोक्त सारे के सारे सही हैं। धन विधेयक को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, याद रखिएगा। और इस प्रकार सभी धन विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा गलत है। असत्य ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट है कोई विधेयक यदि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया जाता है तो उसके प्रकार की किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता, मतलब उसके ऊपर
उसके प्रकार पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत के राष्ट्रपति या संसद में यह शक्ति निहित है कि वे उस विधेयक के प्रकार को जिसे धन विधेयक माना गया है प्रश्नगत कर सकता है, भले ही लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया गया हो। देखिए, धन विधेयक के ऊपर अंतिम निर्णय तो लोकसभा स्पीकर का होता है, लोकसभा की होती है। तो राष्ट्रपति और संसद क्या करेगा उसमें? गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला करेक्ट है। कोई धन विधेयक यदि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित कर दिया जाता है तो उसके प्रकार पर किसी न्यायालय में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो जब न्यायालय द्वारा नहीं लगाया जा सकता तो संसद और राष्ट्रपति क्या करेंगे इसमें? तो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, दूसरा वाला यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो हमको गलत ढूंढना है, तो गलत है अपना ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, उपरोक्त में से दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 110 के 3 में उपबंध है कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा और उसके निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। बात क्लियर हो गई। अब देखिए, धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत राज्यसभा को और अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष पारित या प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण पृष्ठांकित रहता है कि यह धन विधेयक है या वह धन विधेयक है। इस दूसरे पैरे को अच्छे से पढ़िएगा। तो देखिए, 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ये चल रहे हैं, ये है पार्ट 3 है संसद की कार्यकारी व्यवस्था से संबंधित। कम से कम 6 पार्ट में कंप्लीट होगा ये पार्लियामेंट्री सिस्टम अपना। चलिए, धन्यवाद।